लाइव होना चाहिए, देखिए तो एक बार चेक करिए तो। हाँ लाइव है। देखिए आईपीसी में आपका ये पब्लिक न्यूसेंस शुरू करना है आज आईपीसी में। और बंद कर दीजिए भाई, लाइव चल रहा है तो यहाँ कौन। और पब्लिक न्यूसेंस से आपका एक क्वेश्चन बनता है। सुबह भी आपका पुलिस एक्ट में जो पढ़ाया गया था वह पब्लिक न्यूसेंस ही चल रहा था, यानी कि आपका पुलिस अधिनियम की धारा 34 चल रही है सुबह वाले बैच में। और उसमें भी आपका पब्लिक न्यूसेंस ही चल रहा था। इधर भी आपका जो चलेगा आज, आपका पब्लिक न्यूसेंस ही चलेगा। तो सबसे पहले पब्लिक न्यूसेंस के बारे में जो नियम कायदे हैं और जहां से क्वेश्चन आपका बनता है वह देखना है। और इसको लिखवा जाएगा एक दो दिन बाद ये चैप्टर आपका शुरू हो जाए तो। पब्लिक न्यूसेंस को हिंदी में आपका लोक उपताप कहा जाता है। जो नेट में क्वेश्चन बना था वह लोक अपकंटक दिया था, या लोक न्यूसेंस, या लोक प्रदूषण भी हम कहते हैं। यानी कि चाहे लोक अपकंटक दे, या लोक प्रदूषण दे, या आपका लोक पब्लिक न्यूसेंस दे, या लोक उपताप दे, घबराना नहीं है, सबका मतलब एक ही हुआ। पहले आपका ये जानना है कि जो पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी में दिया गया है, एक तो आपका अध्याय पूछ लेता है। तो अध्याय 14 में दिया गया है। और सेक्शन आपका 268 से लेकर, यानी कि 268 से लेकर 294 तक, 94A, यानी कि ये भी आपका क्वेश्चन आजकल बन रहा है। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में कुछ सामान्य बातें देखी जाए और तब आपका आईपीसी में सेक्शन शुरू किया जाए। इधर से आपका जिस सेक्शनों से क्वेश्चन बनता है वो पहले देख लिया जाए। 7-8 सेक्शन भाई याद करना पड़ेगा आपका। एक तो पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा, यानी कि आईपीसी की धारा 268। फिर आपका पूछा जाता है उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से वाहन चलाना, ये ज्यादा इस समय पूछा जा रहा है, तो धारा 279। इसके बाद आपका पूछा जाता है 290, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में अवशेषी प्रावधान। और इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस का रिपीट किया जाना, यानी कि पुनरावृत्ति भी पूछी जाती है। और वह सेक्शन है 291, यानी कि कम से कम 4 या 5 धारा इधर तो हर हाल में याद होना चाहिए। और भी धारा याद करनी पड़ेंगी बीच की कुछ धाराएं, क्योंकि एमपी का जो मॉडल है वह ये बनाता है कि किन दो धाराओं में दंड की मात्रा समान है। तो आपका बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि ज़्यादातर सेक्शनों में जो पनिशमेंट की लिमिट है वह समान है। इसके बाद आपका जल में मिला दीजिए, प्रदूषित कर दीजिए, हवा को प्रदूषित कर दीजिए। और जो नया इस समय चल रहा है कि क्वारंटीन के नियम का वायलेशन, यानी कि आप क्वारंटीन के नियम का वायलेशन, ये भी हो सकता है कि आपका पूछ ले। तो 270, 271 में क्वारंटीन के नियम दिया गया है, बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका शुरुआत भूमिका से की जाती है और कहाँ कहाँ पब्लिक न्यूसेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए पब्लिक मतलब आपका होता है लोक। लोक शब्द की परिभाषा या पब्लिक की परिभाषा आईपीसी की धारा 12 में दी गई है। पब्लिक का मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों का कोई वर्ग या व्यक्तियों का कोई समूह, यानी कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि ज्यादा व्यक्ति, या तो कोई वर्ग हो या समूह हो। तो अगर व्यक्तियों के आप कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो लोग को, यानी कि व्यक्तियों के समूह को या तो असुविधा हो या क्षोभ हो या उनको शरीर या संपत्ति को नुकसान हो,
या उनको संकट पैदा हो, तो इस कार्य को ही हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, लोक उपताप कहते हैं। तो लोक उपताप मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति कार्य करता है जिससे आम जनता को क्या होती है, क्षोभ, असुविधा या बाधा पहुंचती है, या उनके शरीर को संकट या संपत्ति को संकट या नुकसान पहुंचता है शरीर या संपत्ति को इत्यादि। तो हम कहते हैं कि ये कार्य क्या है, आपका पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस एक ऑफेंस या अपराध है जिसका उल्लेख किया गया है, आईपीसी में विस्तृत तौर पर दिया गया है। 268 से लेकर 294 ए तक में दिया गया है पब्लिक न्यूसेंस के लिए। और क्या क्या उपाय हैं, ये उपाय आपका एक साथ पहले भूमिका में देखना है। पहला उपाय यह है कि अगर लोग न्यूसेंस हैं, यानी कि आम जनता के स्वास्थ्य सुविधा, क्षेम कुशलता पर आपके कार्य से प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और पीआईएल दायर कर सकते हैं, यानी कि लोक हितवाद या जनहितवाद दायर कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपका पूरा धुआं धुआं कर दीजिए दिल्ली को, तब भी वह लोक न्यूसेंस, आम जनता के स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहा है प्रभाव, पूरा लाउड स्पीकर तेज तेज बजाइए, ये भी क्या है, पब्लिक न्यूसेंस है। यानी कि लाउड स्पीकर से इतना तेज आवाज निकालिए कि आसपास के लोगों के नींद में और स्वास्थ्य पर क्या पड़े बुरा प्रभाव, तो ये भी क्या माना जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस ही। जल में मिला दीजिए कि पीने लायक ही जल न रहे, तब भी पब्लिक न्यूसेंस। हवा में हवा को प्रदूषित कर दीजिए, इतना धूल धक्कड़ और आपका कह सकते हैं धुआं निकाल दीजिए कि सांस लेना भी क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो ये क्या सब कहे जाएंगे, पब्लिक न्यूज। इसके लिए हम आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की जा सकती है। और जो ध्वनि प्रदूषण का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस आया इनरी ध्वनि प्रदूषण का, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्म का सहारा लेकर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकता। यानी कि धर्म के आधार पर आपका जो ध्वनि प्रदूषण का मामला है, ये वैध नहीं माना जाएगा। तो देख ही रहे हैं, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सबसे क्या उतर गया, ज्यादातर लाउड स्पीकर उतर गए, या वॉल्यूम उसकी क्या हो गई, यूपी में कम हो गई। और कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही सरकार से कहा है कि आप कानून बना लीजिए, लेकिन अब ये है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं, इसीलिए विवाद है। संसद को चाहिए कि पूरे देश के लिए, सभी धर्मों के लिए कम से कम एक कानून क्या करे, इस विषय पर बना ले। तो जो अलग अलग विवाद उठते हैं राज्यों में, वह विवाद लगभग शांत हो जाएंगे। आपका दूसरा देखिए, अगर पब्लिक न्यूसेंस है, तो दूसरा एंगल हमें सीआरपीसी में चलना है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में पब्लिक न्यूसेंस के उपशमन के लिए, निवारण के लिए, प्रिवेंट के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो कम से कम सीआरपीसी की 3 धाराएं आप जरूर पढ़ेंगे। वह 3 धाराएं मैं बता भी चुका हूँ सीआरपीसी में। पहली धारा आप 133 पढ़ेंगे, लगातार पूछा जाता है, यानी कि पहली धारा कौन सी हो गई, 133, पब्लिक न्यूसेंस के निवारण के लिए आपका पूछा भी गया है, कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि सशर्त आदेश दिया जाता है। और जो व्यक्ति, जब ये आदेश अंतिम हो गया और जो व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश का बल द्वारा पालन कराएंगे।
और ऐसा व्यक्ति जिसको आदेश दिया गया था पालन न करने के कारण आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। इसके बाद अगर पब्लिक न्यूसेंस का अर्जेंट मामला है, दंगा है, बलवा है इत्यादि को रोकना है, तो इसके लिए अलग सेक्शन आपका काम करेगा। और सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन 144 काम करेगा, और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा वह भी किस धारा के तहत दंड का भागी होगा, 188। कोरोना काल में ये सेक्शन काफी प्रसिद्ध रहा, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि कोरोना काल में लगभग पूरे प्रदेश में 144 बहुत दिनों तक लागू थी और 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र न हुए, लोग एकत्र होते थे तो उनके खिलाफ आपका एफआईआर होता था, क्योंकि ये कांगजेबुल या संज्ञेय मामला है। तो किस धारा के तहत एफआईआर होता था, 188 आईपीसी। तीसरा आपका पब्लिक न्यूसेंस के लिए 144 ए है, जहां की हथियार सहित जुलूस निकालने या हथियार सहित प्रशिक्षण देने या व्यायाम करने पर डीएम रोक लगा सकता है। और जो व्यक्ति इस रोक के बावजूद भी आयुध सहित क्या करेगा, जुलूस निकालेगा या प्रशिक्षण देगा या आपका व्यायाम करेगा, तो इसके लिए दंड की मात्रा अलग है भाई, अलग ये धारा चलेगी। इसके लिए आईपीसी की किस धारा में दंड का प्रावधान है, 153 ए, याद रखे। और सुबह के पीरियड में आपका एपीओ के लिए बताया गया कि जो 144 ए में प्रावधान है, वहीं पुलिस अधिनियम की धारा किसमें प्रावधान है, सेम प्रावधान किसमें है, 32 से, 32 है भाई, 34 नहीं, 34 में आपका ही बताया जाएगा, ये 144 ए से जोड़ा जा रहा है। जो प्रावधान 153 डबल ए में है, सेम वही दंड आपका किसमें है, 32 बी में। ये आपका यानी कि सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान है जहाँ की अगर पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी ये पावर है कि उस पब्लिक न्यूसेंस को आपका निवारित करे, उपशमित करे, अर्थात उसका एबेटमेंट करे, अर्थात उसको समाप्त करे। 3 धाराएं याद रखिए। वायलेशन पर भी बताया गया। सीआरपीसी के बाद आपका जो पब्लिक न्यूसेंस को देखना है वह आपका पुलिस अधिनियम देखना है। पुलिस एक्ट 1861 यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में यानी कि 34 में 8 प्रकार के ऐसे पब्लिक न्यूसेंस दिए गए हैं जो कल सुबह पढ़ाया भी जाएगा, वहीं चल भी रहा है। 8 प्रकार के ऐसे लोग उत्ताप दिए गए हैं जिनमें पुलिस ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहले तो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा आपका ये लोग दंड कितना पाएंगे, तो 50 रुपये तक का जुर्माना या कितना कारावास बताया गया था, 8 दिन तक का कारावास दंड पाएंगे। ये दंड न्यायालय देगा, याद रखिए। ये धारा अपने आप लागू नहीं होगी, गांव और शहर में भी लागू हो सकेगी। कब लागू होगी, जब राज्य सरकार क्या करे, अधिसूचना जारी करे। भाई सतर्क रहना इस धारा से। आपका एक क्वेश्चन मेंस में तो लगातार बनता है, वहीं मेंस में 8 जो लोग न्यूसेंस हैं वहीं याद करके जाना है। और सुबह भी बताया गया कि अगर पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार करेगी, अगर पुलिस एक्ट में आए तो 34 मारिएगा, और यहीं सीआरपीसी में आ जाए तो मुख्य रूप से कौन सी धारा बताई गई थी सुबह, 41। सीआरपीसी की कौन सी धारा, 41। इसके बाद अगला ये आईपीसी में आपको देखना है एक क्वेश्चन कि देखिए आपका क्रिमिनल मामलों का सिद्धांत है कि एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंस सिट्रिया, इस पर भी क्वेश्चन बना है।
कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस कार्य को करने का उसका इंटेंशन, इरादा, दुराशय अर्थात मनः स्थिति या इरादा न हो। यानी कि आपका झारखंड का जो मॉडल है, मैं लगातार बता रहा हूँ, यही छोटी छोटी बातें कवर करनी है कि अपराध के लिए क्या क्या आवश्यक है। दो बातें आवश्यक हैं, एक एक्टस रिया यानी कि आपराधिक कार्य, और दूसरा मेंस रिया यानी कि उस कार्य को करने का क्या इरादा। लेकिन लेकिन लगाना है, पांच ऐसे ऑफेंस हैं, पांच ऐसे अपराध हैं जहाँ की इंटेंशन नहीं होता, यानी कि दुराशय नहीं है, मेंस रिया नहीं है, केवल एक्टस रिया है। यही आपका याद करना है। मात्र एक्टस रिया के आधार पर व्यक्ति दंड का भागी होगा। तो पांचों रट कर जाइएगा। मॉडल बनता है कि किसमें आशय की आवश्यकता नहीं है, किसमें दुराशय की आवश्यकता नहीं है, किसमें आशय एक आवश्यक तत्व नहीं होता। तो उसमें पांच अपराध रट्टा मार कर जाइएगा, उसी में से एक अपराध आपका दिया रहेगा। ज्यादातर बाइगेमी पूछा है, दुविवाह, तो पांचों हम बता दे रहे हैं लिस्ट। एक बाइगेमी यानी कि दुविवाह, दूसरा आपका लोक न्यूसेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस, तीसरा किडनैपिंग या व्यपहरण, चौथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना, और पांचवा प्राइवेट लाइबिल यानी कि व्यक्तिगत अपलेख। मैंने किसी के खिलाफ उल्टा सीधा क्या करना, लिख देना, चाहे सोशल मीडिया पर और चाहे पेपर में छाप दीजिए या मोबाइल पर लिख कर क्या कर दीजिए यूट्यूब पर वायरल। देख ही रहे हैं कई लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो सब तुरंत एफआईआर होकर क्या कर रहे हैं, आईआईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार। तो जो ये सोशल मीडिया पर अपने आप विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसमें दो आपका पहलू है। एक पहलू ये है कि भाई हमें आज़ादी है अपने विचार व्यक्त करने की, सरकार कहती है कि आज़ादी है, लेकिन एक सीमा में है। तो जैसे ही आप अपनी आज़ादी का प्रयोग करते हैं, तुरंत आपका सरकार या पुलिस भी आपके खिलाफ एफआईआर करके कहाँ भेज देती है जेल। हमेशा टकराव होता रहता है। जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, तो जो अर्नब गोस्वामी है रिपब्लिक टीवी का, बार बार वो यही कहता है कि हमें उद्धव ने नहीं अधिकार दिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। आर्टिकल 19(1) देता है प्रेस की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता। मैं बोलूंगा, ये सरकार कौन होती है रोकने वाली। अरे भाई बोलिए, थोड़ा प्रेम से बोलिए। लगता है कि लड़ाई ही कर देगा, और हमेशा सरकार की क्या करता है, खिंचाई। और अंधभक्त है किसका, अब सभी लोग जानते होंगे। किसका अंधभक्त है, आपका। भाई क्योंकि सोशल मीडिया कौन भरोसा की आपका ये शब्द कहने पर कोई क्या कर दे, हमारे भी खिलाफ एफआईआर कर दे। वैसे बाबा बाबा पर एक दो उदाहरण दिया गया, तो जो अंधभक्त थे बाबा के, एक दो फोन करके कहे कि सर ऐसा उदाहरण न दीजिए, मैं परम शिष्य हूँ। तो कहा गया कि भाई परम शिष्य हैं, तो अब तो कोर्ट ने मान लिया कि बाबा दोषी हैं, तब तो उदाहरण दिया ही जा सकता है, नहीं मानता तो नहीं दिया जाता। तो चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, उदाहरण पर थोड़े कोई रोक लगा सकता है, क्योंकि मुझे भी संविधान अधिकार देता है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी मेरा अधिकार है। आर्टिकल 91(a) यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी मैंने बातों को क्या करना, दूसरी तरह दूसरे के समझ प्रस्तुत करना भी एक आपका फंडामेंटल राइट है। सरकार को हिम्मत नहीं है कि इस अधिकार पर क्या करे, रोक लगा दे। इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले देखे होंगे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और कोर्ट भी हमेशा उनका क्या करता है, सपोर्ट। अर्नब गोस्वामी कई बार गिरफ्तार हुआ, हमेशा सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है, इसी आधार पर कि इनको बोलने की क्या है। लेकिन भाई एक सीमा में बोलिए, सीमा से अधिक नहीं, आगे बढ़ा जाए।
हम बता रहे थे आपका ये पुलिस एक्ट हो गया, आपका बताया जा रहा था ये एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसी मेंसिट्रिया, इसके 5 अपवाद हैं अपराध, जहाँ की मात्र एक्टस रिया के आधार पर व्यक्ति क्या होगा, दोषी। मेंस रिया की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पर बना है भाई, एकदम सतर्क रहना है, ये सब क्वेश्चन गलत न हो। ये जो 5 अपराध हमने बताया ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब कठोर दायित्व, ये भी पूछा जाता है। दूसरे एंगल से देखिए, या तो दुराशय के अपवाद पूछे, या किस अपराध में आशय आवश्यक नहीं है, या तीसरा मॉडल बनता है कि कौन सा अपराध कठोर दायित्व का अपराध है। कठोर का मतलब ये हुआ कि एक मेंस रिया की आवश्यकता। तो कितने अपराध कठोर दायित्व के हमने बताए, 5। अगर आ जाए मॉडल चेंज करके तो ये नहीं कि आप गलत करके आ जाइए। अगला देखा जाए भाई, अब जो पब्लिक न्यूसेंस हैं वह ऑफेंस भी हैं, अपराध भी हैं। क्योंकि आईपीसी का निर्माण आपका लॉर्ड मैकाले ने किया था, और इसका निर्माण चूंकि आपका 1862 को लागू हुई थी आईपीसी, लेकिन आज कई अन्य कानून बन गए हैं। जो धाराएं हम बताएंगे उन धाराओं में जो अपराध हैं उसके लिए तमाम कानून अलग अलग बन गए हैं, और दंड की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन आपका पब्लिक न्यूसेंस ऑफेंस भी है। जो व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस करता है वह अब दंड का क्या होता है, भागी भी। ये लॉर्ड में काले भी बनाकर चला गया। जैसे कुछ नए नए कानून बने हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें दंड की मात्रा ज़्यादा है। उसमें आपका अगर पर्यावरण को दूषित करते हैं तो अधिकतम 5 साल की सजा है। और इस आईपीसी में कम की सजा, जल में मिला दीजिए, खूब धुआं करिए, यानी कि तमाम ऐसे कानून अब बन चुके हैं नए नए, जहाँ की अलग कानून बना के दंड की मात्रा को न्यूसेंस में क्या किया गया है, बढ़ा गया। लेकिन आईपीसी वहीं रह गई, यानी कि इसका मतलब कि चेला चीनी हो गया और गुरु क्या रह गए, गुड़ ही रह गए। यानी कि चेला 2000 का जूता पहनता है तो गुरु 200 का क्या पहनते हैं, चप्पल पर ही रह गए। तो चेला हमेशा गुरु से एक कदम क्या रहा है, इतिहास गवाह है, ये जे में भी आया है कि कौन किससे एक कदम आगे है। पास्टिन से एक कदम आगे उनके नहीं, जर्मी बेंथम से पूछा जाता है। जे के लिए भाई क्रैश कोर्स तो आगे चला ही जाएगा। आपका वैकेंसी जुलाई एक पीओ के एग्जाम के बाद आए तो हमें भी थोड़ा राहत रहेगी। भाई सही रहेगा, क्योंकि जुलाई के बाद ही जे क्या है जुलाई वुलाई में, क्योंकि फिर आदमी फंस जाएगा। इधर एपीओ पर विशेष ध्यान दिया जाए पहले। तो आपका जर्मी बेंथम से एक कदम आगे आस्टिन, आस्टिन से एक कदम आगे उसका चेला केल्सन, और केल्सन से एक कदम आगे हार्ट, प्रोफेसर HLA हार्ट। ये पूछा गया है कि केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं। नेटोट में भी आता है, जे में भी, जूरिस्प्रूडेंस में, तो आपका जॉन आस्टिन से। तो इस प्रकार आपका बताया गया। अब जो आईपीसी में सेक्शन है, सबसे पहले उन सेक्शनों को आपको तोड़ना रहता है पब्लिक न्यूसेंस के। देखिए भाई, जब भी आप आईपीसी में सेक्शन तोड़िए तो ऐसे तोड़कर पढ़िएगा कि 268 में पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। पब्लिक न्यूसेंस के स्पेसिफिक फॉर्म, यानी कि विशिष्ट रूप, 269 से लेकर 289 तक दिया गया है। यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग उपताप कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो 269 से लेकर 289 तक। अगर इसमें मामला सेट हो जाए तो व्यक्ति उस सेक्शन के तहत दंडित होता है। और अगर 268 में पब्लिक न्यूसेंस तो हैं
लेकिन इन धाराओं में कहीं सेट नहीं हो रहा है मामला, तो पब्लिक न्यूसेंस के बारे में एक रिजुडियरी प्रावधान या अवशेषी धारा, अवशिष्ट धारा, सामान्य प्रावधान, सादा प्रावधान, सामान्य भी पूछा गया है, गलत न हो, आपका 290 में दिया गया है। और 290 यानी कि 290 कई बार एपीओ में आई है, गलत न हो कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में साधारण दंड कहाँ है, तो कौन सी धारा, अवशिष्ट धारा कौन है, 290 कब लागू होगी, जब पब्लिक न्यूसेंस है लेकिन किसमें सेट न हो, 269 से लेकर कहाँ तक, तो 200 में आपका 290 में दंड की मात्रा 3-4 बार पूछा गया, गलत न हो, मात्र जुर्माना है, कितना रुपया अधिकतम हो सकता है, अब इसमें देगा 100 रुपया अधिकतम, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, तो अधिकतम कितना दंड है, 200। अब अगर अब कुत्ते की दुम आ जाइए, कुत्ते की दुम होती क्या है कि अगर दीवार में भी चुनवा दीजिए तो वह कह सकते हैं कि सीधी नहीं होती, 2 साल बाद निकालिए तभी क्या रहेगी, टेढ़ी की टेढ़ी। तो उसी प्रकार एक बार मना किया गया कि लोक न्यूसेंस न करो, अब फिर रिपीट कर रहा है, तो इसके लिए जो लास्ट धारा बनी है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में वह कौन सी है, 291। ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति आपका कहाँ दंडनीय है, तो कहाँ दंडनीय है, 291। जब भी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति पढ़िए, आपका एक सीआरपीसी का सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, आगे हम बताएंगे 143 कि लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति को प्रतिषिद्ध किया जाता है, कौन सी धारा, 143 भी आपका पूछी जा चुकी है। ये आपका ये उत्तराखंड में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति की धारा में रोक सकता है मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी 143। अगर रोकने के बावजूद भी नहीं मानता व्यक्ति तो कौन सी धारा में दंडनीय होगा आईपीसी के, तो 291, याद रखिएगा किस धारा में, 291 में। तो आइए अब शुरू किया जाए सामान्य, हाँ देखिए आपका, चलिए 290 आएगा तो कोरिलेट करना पड़ेगा। आपका रिजुडियरी सेक्शन से कहा जाता है, एक मॉडल इस पर कम से कम बनता है, चाहे आपका आईपीसी में बने, चाहे आपका कह सकते हैं कि ये आईपीसी में बने या एविडेंस में बने, एक सेक्शन आपका बनता है कि कौन आपका है। जैसे एमपी में हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बना था आपका कि आपका 300 511 कब लागू होगी, तो जो 511 है यानी कि सेक्शन 511 आईपीसी का है, वह तभी लागू होगा जब अटेम्प्ट या प्रयत्न को कहीं अलग आईपीसी में दंडनीय न बनाया गया हो। तो दे दिया था 309 के मामले में अलग से आत्महत्या का अपराध दंडनीय है तो नहीं लागू होगी, फिर 307 के मामले में नहीं लागू होगी, 308 के मामले में उसमें भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भरमाऊ क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों धाराओं में अलग से अटेम्प्ट को क्या बनाया गया है, तो 511 कब लागू होगी, जब अलग से कहीं प्रयत्न को दंडनीय न बनाया गया, यानी कि प्रयत्न के बारे में 511 धारा आईपीसी की एक रिजुडियरी प्रावधान है, अवशेषी प्रावधान है। अवशेषी का मतलब कहीं कोई प्रावधान न हो, तब कौन सी धारा आपका मैंने डिसाइड करेगी, 511। क्वेश्चन का मॉडल पकड़िए, ज्यादा ही समय। आइए आपका सेक्शन वाइज चला जाए, सेक्शन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, बस ये है कि आप हेडिंग याद रखिए 7-8 सेक्शनों का, और ज़्यादातर एक और मॉडल बनता है कि इन दो सेक्शनों में दंड की मात्रा क्या है, समान। तो 268 देखिए भाई आपका, अब 268 को शुरू करिए, लगभग भूमिका आपका
मैं जो बात ही गई, हमें लगता है कि एक क्वेश्चन वहां से भी जरूर मिलना चाहिए पीटी में। मैंने जितना आपका थोड़ा सिविल मामलों में नहीं बांधी गई भूमिका भाई, क्योंकि सिविल मामलों में बहुत लंबा चल जाएगा। तो जो जो आपका क्रिमिनल मामला इत्यादि है एपीओ में, केवल उसी एंगल से रखा गया, क्योंकि सिविल में फिर आपका टाट पढ़ाना पड़ेगा, सीपीसी बहुत लंबा चल जाएगा। तो 268 निकाल लीजिए। लोक न्यूसंस, वह व्यक्ति लोक न्यूसंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोक का दोषी है जिससे लोक को, तो अभी लोक बताया गया, लोक कहाँ परिभाषित है फिर एक बार बताइए। 12 में लोक का मतलब क्या हुआ? जनता का वर्ग या समूह, या जनसाधारण को, जनसाधारण मतलब आम जनता को, आम जनता को जो आस पास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर कब्जा रखते हों। कोई सामान्य क्षति, विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है, देखिए शब्द, कोई जनरल क्षति हो रही है या संकट उनको उत्पन्न हो गया है या क्षोभ कारित हो, या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े क्षति कारित हो, बाधा हो, संकट हो या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो। तो कोई सामान्य न्यूनतम इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पब्लिक न्यूसेंस से लोगों को कुछ भलाई या बेनिफिट होता है तो क्या पब्लिक न्यूसेंस अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, भले ही लोगों को कुछ क्या हो भलाई। अब आइए भलाई पर। एक फैक्ट्री है जिससे धुआं निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, आसपास बहुत गांवों में बदबू हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग पीआईएल दायर किए कि फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आसपास के पेड़ पौधे तक प्रभावित हो जा रहे हैं, या कोई चिमनी हो जो भी हो। फैक्ट्री वाला ये कर रहा है क्या? जरूरी ये फैक्ट्री यहाँ लोगों को भलाई हो रही है, आसपास के लोग क्या पा रहे हैं? आपका रोजगार पा रहे हैं। तो क्या फैक्ट्री वाले का यह तर्क कि आसपास के लोग रोजगार पा रहे हैं तो हम लोग न्यूसेंस फैलाएंगे, क्या ये तर्क स्वीकार किया जाएगा कि नहीं? नहीं। यानी कि अब दूसरा, लोगों को बाधा हो, क्षोभ हो, असुविधा हो, तो दो तीन उदाहरण देखिए। आपका एक आदमी रोड खोद दिया और आपका जितने लोग आ रहे हैं, आपका क्षोभित हो रहे हैं, बाधा हो रही है, वो बाइक धीरे करके जा रहे हैं, ये भी लोग न्यूसेंस। पानी में मिला दीजिए कि पीने लायक ही न रहे, तब भी लोग न्यूसेंस। हवा में खूब धूल धक्कड़ और धुआं कर दीजिए ताकि लोग आप सांस लेने में क्या हो, दिक्कत हो, तब भी न्यूसेंस। किसी को रोग हुआ है और खूब रोग फैलाए, यानी कि आपका कोरोना हुआ है और जा जाकर घर घर पनीर पूड़ी खाए, मित्रों के पास घूमे, तो लोग न्यूसेंस माना जाएगा कि नहीं? आप जानते हैं कि हमें रोग हुआ है, हम क्वारंटीन हैं और जाकर क्या कर रहे हैं, क्वारंटीन के नियम का वायलेशन, तो क्या ये पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसमें कोई शक नहीं है। तो लोक न्यूसेंस की परिभाषा दी गई। अब इसके बाद आपका देखिए 269, 269 से आपका कह सकते हैं कि देखा जाए क्वेश्चन कम बनता है, एक एक लाइन देख लिया जाए। उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलना संभाव्य हो। तब कोरोना काल का नियम शुरू कर दीजिए। तो जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, यानी कि आपका किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है, वह जानता है कि हम उपेक्षा करेंगे या सावधानी नहीं बरतेंगे तो अन्य लोगों को रोग हो जाएगा और लोगों के जीवन पर क्या आ जाएगा? संकट।
तो बताइए दंड का लोक निशंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और किस धारा में वह दंड का भागी होगा? 269 में। यानी कि कोरोना हुआ है, खूब घूमिए जानबूझकर कि अन्य लोगों को कोरोना हो जाए, हम मरे न मरे, अन्य लोग क्या कर सकते हैं? मर सकते हैं। तो 269। अगला देखिए 200 आपका 70 देखिए, परिदेशपूर्ण कार्य छोड़ दीजिए 270। 271 यानी कि 268 के बाद जो सेक्शन आपको फ्री के लिए कवर करना है वह 271 करना है। आ सकता है भाई। करंटीन के नियम की अवज्ञा, खूब आपका ये सेक्शन लगे थे। मैंने 269 भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो क्वारंटीन का नियम है स्पेशली आपका किसमें दिया गया है, रट कर जाइएगा, इस बार आ सकता है कि क्वारंटीन के नियम का उल्लंघन करना ये लोक न्यूसेंस माना जाएगा। किस धारा में दंडनीय है? तो वह सेक्शन याद रखेंगे 270। अब देखिए क्वारंटीन का नियम क्या है, तब आपका बैरक शुरू किया जाए। ये नियम आपका समुद्र में लागू होता है। जब कहीं बाहर से जहाज आती थी और उस पर संक्रामक रोग फैला रहता था, तो उस जहाज को कम से कम 14 दिन तक किनारे अलग रखा जाता था और वहां के लोगों को उतरने नहीं दिया जाता था और कहा जाता था कि आप जहाज पर ही क्या रहिए, बने रहिए, क्योंकि कोरोना आ गया। तो कोरोना में जहाज तो है ही, आपका धरती पर भी ये नियम लागू किया गया कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आप अपने घर में रहिए। और समय सरकार हमेशा मतलब बदलती रहती थी, लेकिन सामान्यतः कितने दिन का होता है? 14 दिन का। हो सकता है पूछ ले, क्वारंटीन का नियम कितने दिन का क्वारंटीन है? 14 दिन का। अब कोई व्यक्ति क्वारंटीन के नियम का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि 14 दिन तक कोरोना हुआ है तो घर में रहना चाहिए, और घूम रहा है मित्रों के यहाँ कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। यानी कि हमें तो कोरोना हुआ है, तुम्हें भी कोरोना बांट देंगे। यानी कि क्वारंटीन के नियम का क्या किया है? वायलेशन। यानी कि 14 दिन तक घर से नहीं निकलना था, पहले ही क्या हुआ, निकल गया। तो कौन सी धारा के तहत दंड का भागी होगा? 271। अब देखिए आपका बेयर कब सही रहेगा भाई। क्वारंटीन के नियम की उल्लंघन, जो कोई किसी जलयान को क्वारंटीन की स्थिति में रखे जाने के या क्वारंटीन की स्थिति वाले जलयानों को किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने के या ऐसे स्थानों के जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडित होगा। तो भाई दंड की मात्रा याद रखिए, कितना दंड है क्वारंटीन के नियम का उल्लंघन करने पर? 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। भाई ये याद रख करके जाइएगा। अब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, तो सरकार समय समय पर नियम बनाएगी। तो पहले आपने देखा कभी 14 दिन तो क्वारंटीन के नियम का था कि 14 दिन तो क्वारंटीन, फिर आपका क्वारंटीन हो गया आपका कभी 21 दिन हो जाता है, तो बाद में सरकार ने 7 दिन ही कर दिया। तो सरकार को पावर है कि वह नियम बना सके, और उन नियमों का क्वारंटीन के लिए जो नियम सरकार ने बनाया कि घर से बाहर न निकलिए, अगर आप उन नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन, तो आप दंड के क्या होंगे भाग। दंड की मात्रा भी याद रखिएगा, कितना दंड है आपका? तो आपका 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। भाई हो सकता है
मैंने चांस है इस बार पूछने का, इसमें शक नहीं है। क्योंकि अभी तक ये भाई कोई जानता नहीं था न पढ़ता था, लेकिन कोरोना ने दो तीन धाराएं पढ़वा दिया, 269, 270, और मुख्य रूप से क्वारंटीन की कौन सी धारा है आपका, 271। अब 272 आ जाइए। चलिए पढ़िए भाई, आपका रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा बाद में, क्या करो। हाँ, नहीं तो नेट ही नहीं चल रहा है ना, वो मैसेज आ गया ना मोबाइल पे। मोबाइल पर मैसेज आ गया कि वाईफाई नहीं चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है वो, वाईफाई नहीं चल रहा है। नहीं तो वाईफाई नहीं चलेगा तो वीडियो कहाँ चलेगा भाई। तो रुकिए, मैसेज भेज दे रहे हैं भाई, रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, नहीं तो इतना लोग फोन कर देंगे कि। ठीक है, जितना चल जाए चल जाए, भी न्यूसेंस आज हो गया आपका। देखिए भाई, 272 देखिए अब, विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, यानी कि आपका जो खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं या जो पेय पदार्थ बेचे जाते हैं, अगर आप उसमें कुछ मिलावट करते हैं और उस मिलावट के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये किस सेक्शन में आएगा, 272 में। और दंड की मात्रा है 6 माह का कारावास या जुर्माना 1,000 रुपया या दोनों। क्योंकि आपका ये जो पेय पदार्थ में अपमिश्रण किया जाता है, खाद्य पदार्थ में किया जाता है, इसके लिए अब अलग से कानून बन गया है, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम। तो इसको जब भी पढ़िएगा
तो उतना तो नहीं जानना है। उसको कहाँ से जोड़कर पढ़ेंगे? खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 है ना, हो 1954, उसके लिए अलग कानून बन गया है। यहाँ आपका जो पूछा जाता है दूध में पानी मिलाना, वही आपको याद रखना है कि अगर दूध में पानी मिलाया जाता है, लिख लीजिए बैरक पर ही, दूध में पानी मिलाना क्या इस धारा के तहत दंडनीय है? तो बताइए, अगर दूध में पानी मिला दिया जाता है तो भले स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव न पड़े, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं, तो दंडनीय है कि नहीं? नहीं है। लिखिए, दूध में पानी मिलाना इस धारा के तहत दंडनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भले अच्छा प्रभाव न पड़े लेकिन बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके लिए मिलावट के लिए जरूरी है कि लोगों के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़े? बुरा। उसको लिख लीजिएगा 272 में। हो सकता है बहुत अंदर जाकर पूछे तो ये पूछ ले। अब अलग कानून भी बन गया भाई, आपका खाद्य मिश्रण अधिनियम 1954, बहुत कड़ा कानून है वो। फिर एक बार देखिए, बहुत कड़ा कानून है वो। उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ में मिलावट करता है या किसी व्यक्ति के पास मिलावटी खाद्य पदार्थ पाया जाता है, तो भले उसे नॉलेज हो या न हो कि इस खाद्य पदार्थ में मिलावट है, आशय की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सामान पकड़ा गया तो आप क्या होंगे? दोषी। जैसे कि दुकान पर छापा, दो एंगल से देखिए इसको। एक किताब की दुकान पर छापा पड़ा, एक किताब पकड़ी गई जो अश्लील थी। किताब वाला जान किताब वाला जानता नहीं था कि वह अश्लील है, और क्या वह दंड का भागी होगा कि नहीं? होगा। क्योंकि आपका लेडीज चटरलीज लवर जो बुक है, रणजीत उड़ेसी का केस जो है 292 बताया जाएगा, कल आ ही जाएगी, हर हाल में आ जाएगी, कल भरे आ ना आए। उसको दो तीन केस हैं। आपका हिकलिन का आवाज, आपका रणजीत उड़ेसी, पिछली बार आपका उत्तराखंड में हिकलिन पूछा गया था, हो सकता है यूपी में भी रिपीट कर दे, इसके पहले वाले जे में पूछा था। तो इसी प्रकार अगर आप आटा आपका खराब हो गया है या आटा में आपने मिलावट कर दिया, कुक्कुट के आटे में मिलावट कर दिया, और तत्पश्चात आप मने या जानते हो या न जानते हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वह खराब हो गया, मिठाई हुई इत्यादि हुई, तो आपके नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। बहुत कठोर नियम है। आप हर हाल में क्या होंगे? दंड के भागी। ये नहीं कह सकते कि हमें तो नॉलेज ही नहीं था या हम जानते ही नहीं थे। बहुत कठोर नियम है, उसमें खाद्य पदार्थ में मिलावट है। लेकिन वही समस्या है कि आपका टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, यानी कि जो जाते हैं खाद्य निरीक्षक, वो भी कुछ पैसा ले लिए दुकानों से और 2 किलो मिठाई पैक करा कर क्या हुए, बिना पैसा दिए हुए? चंपत। अगर अच्छे से कर्तव्य ही लोग निभा दें तो संविधान और कानून की क्या आवश्यकता है? कानून इसलिए है कि लोग अपना कर्तव्य क्या करें, अच्छे से निभाएं। तो 273 आ जाइए, अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय, यानी कि मिला दीजिए तो 272, और वही मिलावट वाला चीज क्या करिए? बेच दीजिए। तो कौन सी धारा? आपका 273। दोनों में दंड की मात्रा समान है कि असमान है? समान है। अब ऐसा एमपी का क्वेश्चन है कि किन दो दो धाराओं में दंड की मात्रा समान है? तो आपका 272 में भी मिला, और किस में मिला? आपका 273 में भी। अगला देखिए, 274, औषधियों का मिश्रण। एक एक लाइन जानना है। इसमें भी दंड की मात्रा 6 माह या 1,000 रुपया जुर्माना। अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, इसमें भी दंड की मात्रा 375 में आपका 6 माह का कारावास, यानी कि चारों धाराएं अब तक मिली, समान दंड है। अब देखिए, दवा में जो मिलावट की जाती है उसमें भी आपका अब अलग कानून बन गया है, और बहुत
दंड की मात्रा ज़्यादा है। तो आईपीसी न लगाकर कौन कानून लगाया जाता है? जो ड्रग्स वाला कानून है उसमें दंड की मात्रा ज़्यादा है। आईपीसी में तो कितना है, 6 माह। उसमें दंड की मात्रा भाई ज़्यादा है। दवा में जो मिलावट करते हैं, जो जहर घोल देते हैं। हाँ, नहीं तो उत्तर प्रदेश में है ना, वो संघीय संघ का नहीं है। इसके बाद आपका 276 आइए, 277 अंडरलाइन कर लीजिए। लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। जल में मिलावट कर दीजिए। जैसे कि आपका कुएं का जल है, पीने पानी माने पीने वाला, तालाब का जल है या नदी का जल है, आप उसको कलुषित करेंगे या कह सकते हैं उसको आप प्रदूषित करेंगे। जैसे पानी पीने वाला है कुएं का तो कुछ डाल दीजिए, ऐसा करिए कि लोग पी ही न पाए। तालाब का पानी है तो उसमें आपका खूब भैंस गाय धो दीजिए, कपड़ा धो दीजिए, मैलोल कूड़ा उड़ा क्या करिए सब फेंक दीजिए, ताकि तालाब में लोग पी न पाए, न नहा पाए। तो जल को कलुषित करना यानी कि अरबों खर्चा हो गया, लेकिन गंगा आज भी क्या रह गई, मैली। तो फिल्म भी देखे होंगे, राम तेरी गंगा मैली। तो अरबों खर्चा हुआ और एक अभिनेत्री थी उमा भारती, वो मंत्री थी, वो वादा की थी कि अगर 5 साल में हम गंगा को प्रदूषण मुक्त नहीं करेंगे तो इसी गंगा में कूद कर क्या ले लेंगे, जल समाधि। आज तक कोई वादा याद नहीं दिलाया। वादा याद दिलाना पड़ता कि आपने क्या किया था। वादा यहाँ भी तमाम लोग वादा करते हैं कि सेलेक्ट हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो किसी को वादा याद नहीं दिलाया जाता। आप सेलेक्ट हो गए, गए, यानी कि जो बीत गई वो बात गई। अब नया देखना है कि हम उसी को पकड़े रहे कि सेलेक्ट हो गए, वादा किए थे। ठीक है भाई, तमाम लोग तमाम वादा करते हैं, कुछ निभाते हैं, कुछ नहीं निभाते। लेकिन आज तक हमने फोन नहीं किया कि आप वादा क्या करिए, निभाइए। आपकी इच्छा भाई, तो निभाइए ना निभाइए। तो ये नहीं है कि आप वादा नहीं निभाएंगे तो आपका प्रगति हमारी रुक जाएगी। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑनलाइन में तो बहुत आपका मैंने 1 नंबर पर आदमी जा रहा है, इतने लड़के पढ़ रहे हैं कि छांटना मुश्किल हो गया है, जोड़ना। रोज 100-200 लोगों को जोड़ा जा रहा है 6-7 दिन से, अभी भी बैच कंप्लीट नहीं हुआ है पीओ का नया। तो आपका देखिए, आपका टू आपका 77 से क्वेश्चन बन सकता है कि जल में मिला दीजिए कि पीने लायक ही न रहे। तो जल में मिलाते हैं तो दंड की मात्रा कम है, 3 मास का कारावास या जुर्माना 500। वहीं बस किस धारा में क्या है, दंड की मात्रा, बस यही याद करना है। तो जल में मिलाने पर कौन सी धारा, 277। और हवा में मिला दीजिए, वायुमंडल में मिलावट कर दीजिए, तब कौन सी धारा, तो 278। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आ सकता है, दोनों धारा अंडरलाइन करिए। जल में मिलाइए तो 277। आपका हवा में मिला दीजिए, खूब धुआं धक्कड़ और आपका कर दीजिए धुआं, या खूब गर्दा वर्दा उड़ा दीजिए, खूब आपका वाहन आपका खटारा चला दीजिए रोड पर कि पूरा शहर क्या हो जाए। वैसे प्रयागराज में भी सांस लेना क्या है, भले समझ में ना आ रहा हो लेकिन आएगा, लेकिन सांस लेना मुश्किल है, इतना मैंने धुआं धक्कड़ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी आपका कितना दंड है, दंड की मात्रा देखिए एक बार, 278। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, इस पर भी नया कानून बन गया भाई। और जो नया कानून बना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना है 1986, जिसमें अब कम दंड नहीं है, कब अधिकतम कितना है, 5 साल। तो इसमें दंड देख लिया जाए। इसमें जो दंड की मात्रा है वह आपका है, कह सकते हैं कि केवल जुर्माना पूछ सकता है 500 रुपया, यानी कि कारावास भी नहीं। यानी कि केवल किसका दंड है, फाइन का, कारावास भी नहीं है। और आपका तो ये धारा नहीं लगती जल्दी। जैसे कोई वायुमंडल को दूषित करता है तो कौन सी धारा लगाई जाती है, सामान्यतः ये नहीं। अब जो नया कानून बना है
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा? 1986, उसकी धारा, क्योंकि उसमें दंड की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और कितनी है दंड की मात्रा? आपका 5 साल है। 5 साल है उसमें दंड। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहावत कही जाती है। तो ये 500 रुपया जुर्माना देकर न्यूसेंस किया बच जाएगा, तो वहाँ 5 साल और आपका जुर्माना भी अधिक है। अगला देखिए 279, यही धारा बार बार रिपीट कर रही है। 99% जो चांस रहता है पूछने का, 279 आपका 2-3 बार रिपीट कर चुकी है। आपका पिछले से पिछले पीओ में आया था, कई जगह आता है। उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण ढंग से वाहन चलाना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन से, उपेक्षापूर्ण रीत से वाहन चलाता है तो वह किस सेक्शन के तहत दंडनीय होगा? 279, इसी को कहा जाता है हिट एंड रन। मामला भी पूछा भी गया था और इसको सलमान खान से जोड़ सकते हैं कि सलमान खान ने वाहन तेज चलाया और 2-4 लोगों को कुचल दिया आपका। और ये भी धारा लगी थी, धारा के तहत उन्हें लोअर कोर्ट ने सजा भी दी, लेकिन जो अपर हाई कोर्ट था वह बाइज्जत बरी कर दिया और इस आधार पर संदेह का क्या दे दिया, लाभ। यानी कि सलू जी जेल में तो जाते हैं, लेकिन तुरंत 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 जमानत क्या होती है, मिल जाती है। अब ये है कि भाई एक उदाहरण फिर देखा जाए, पहुंच गए राजस्थान की जेल में जहां आसाराम क्या थे, बंद। तो मीडिया वाले निकले खोजी कुत्ता, आपका खोदते हुए पहुंच गए कि दोनों के बैरक आसपास हैं, तो जरूर मुलाकात हुई होगी। तो सोशल मीडिया पर कमेंट चलने लगा कि आसान राम ने आपका सल्लू से पूछा कि तुम क्या गुल खिलाते हो कि आते हो तो 2 दिन में, क्या होते हो चले जाते हो। अब मैं आया हूँ तो जाने का नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ गणितबाजी हमें भी बताओ कि क्या करें, हम भी छूट जाएं। लाख हम उपाय किए, यहाँ तक को हम अपने को नपुंसक भी घोषित कर दिए, तब भी आपका सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दिया और जाके एम्स में क्या करवा दिया, जांच। 80 साल की उम्र में हम नपुंसक नहीं साबित हो पाए और जमानत नहीं मिल पाई। तो आपका बहुत प्रसिद्ध धारा है, ये न लिख दीजिएगा कि सलमान खान की धारा। पिछली बार आपका पढ़ाया जा रहा था, एक दो नए लड़के थे वो मार खूब लिख दिए सलमान खान सलमान खान, फोटो स्टेट करा गया तो कई लोग पूछे कि ये क्या हुआ। बताया गया कि उदाहरण बताया गया। तो कौन सी धारा उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से वाहन चलाना, तो जो ये स्टंटबाजी करते हैं इसी सेक्शन में आएंगे। अब इसको धारा को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उपेक्षापूर्ण ढंग से अगर आप वाहन चलाते हैं और आपका इरादा नहीं था किसी को मारने का, ज्ञान भी नहीं था, लेकिन कोई मर गया, तो आप जाएं, आपका जो मामला जाएगा आईपीसी की धारा 304 ए, यानी कि 304 किससे जोड़कर पढ़ेंगे, ए से। 304 बी नहीं भाई, 304 ए। उपेक्षापूर्ण ढंग से कार्य या उतावलेपन से कार्य करके क्या करना, मृत्यु कारित करना। तो 4 ऑप्शन याद रखना है। अगर इरादा है तो हत्या, इरादा नहीं था ज्ञान था तो आपराधिक मानवबध जो हत्या की कोर्ट में आए, न इरादा था न ज्ञान था, फिर भी उपेक्षा बढ़ता तो 304 है। और तीनों हटा दीजिए तो धारा 80 में अभियुक्त क्या ले लेगा, बचाव। न तो हमारा आशय था, न हमारा नाले था, न हमने उपेक्षा बरती, पूरी सतर्कता और क्या बरती, सावधानी, फिर भी वाहन क्या हुआ, टूट गया, आपका ब्रेक ही फेल हो गया और 2-4 लोग पटरी पर थे, चढ़ गया, 2-4 लोग मर गए, तो हमारा क्या दोष, बच जाएगा कि नहीं, साबित कर दे तो बच जाएगा। और आईपीसी की धारा में बच जाएगा 80, दुर्घटना या दुर्भाग्य। लेकिन साबित करना पड़ेगा कि न तो आशय, न ज्ञान और न ही हमने नेग्लिजेंस बरता।
तो आइए देखा जाए, एक बार आपका सेक्शन पूछा जाता है, 2 बार रिपीट किया यूकेपीओ में भाई, लगातार हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये अंडरलाइन जरूर करिए। लोक मार्ग पर उतावले से वाहन चलाना या हाँकना। तो जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा, यानी कि आपका स्टंटबाजी करिए या बाइक की स्पीड क्या करिए, पूरा फुल कर दीजिए। मैंने हम तो जाएंगे ही, अन्य लोगों को क्या करेंगे, ले जाएंगे जो आसपास खड़े उड़े हैं, और मार ही देते हैं बाइक वाले, 4 व्हीलर वाले ही मार देते हैं। आगे चलिए। सवार होकर हाँकेगा, हाँकेगा मतलब कि एकदम स्पीड बढ़ाकर क्या करेगा, चलेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो, यानी कि आसपास के लोग डर जाएं, ये लगे कि उनको गाड़ी लग रहा है कि क्या करेगा, सिर पर चढ़ा देगा, संकटापन्न हो जाए, या किसी अन्य व्यक्ति को उपहत या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, यानी कि उससे ये संभाव भले क्षत न हो, संभावना है कि आसपास के या रोड पर चलने वाले लोगों को क्या हो सकता है, नुकसान या क्षति हो सकती है। तो ऐसी दशा में ऐसा वाहन चलाने वाला या हाँकने वाला दंड के भागी होगा। दंड की मात्रा भी याद रखनी है, 6 माह का कारावास या 1,000 रुपया जुर्माना या दोनों। भाई सलमान खान दंडित हुए थे, इसी को पोस्ट में लिख लीजिए, हिट एंड रन मामला, बैरक पर ही लिखिए, हिट एंड रन मामला। इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये क्या है, तो हिट एंड रन मामला आईपीसी के की धारा में आएगा, तो 279। और इसके बाद अगर नॉलेज था तो 304 का सेकंड पैरा, और नॉलेज नहीं था, आशय भी नहीं था, तो 304 ए, आपका याद रखिए। इसके बाद 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना, यानी कि सड़क पर चला रहे हैं, तो 279। और पूरा नाव उतावलेपन से चला रहे हैं, माने जलयान चला रहे हैं, तो अगली धारा, यानी कि सड़क पर चलाइए तो 279। और वही कार्य आप सेम कहाँ करिए, जल में, जैसे नाव पर खूब खूब तेज नाव चलाइए, खूब तेज नाव का जहाज चलाइए कि लोग डर जाए, कि लग रहा है कि नाव क्या करेगा, डुबो ही देगा। या दूसरी नाव को लग रहा है कि अब ये क्या करेगा, नाव को लड़ा देगा, तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, तो सड़क पर आए तो 279, और जल में आ जाए तो वही काम, 280। इसमें भी दंड की मात्रा वही है, 6 माह का कारावास या 1,000 रुपया जुर्मा या दोनों। इसके बाद आपका भ्रामक प्रकाश छोड़ दीजिए, छिमकर लदे हुए छोड़ दीजिए, लोक मार्ग छोड़ दीजिए। आपका 284, आपका विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, ये भी कम पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है, कह सकते हैं कि 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि आपके कब्जे में कोई जीव जंतु है और आपका अस्थिर नहीं रख रहे हैं, आप छोड़ दे रहे हैं कि जाओ खुला साण हो तो क्या करो, आपका बाबा के आदमी हो तो क्या करो, जाओ पूरा खेत क्या हो, चराओ। तो ऐसी दशा में आपका कौन सी धारा लागू होगी, आपका 289। और व्यक्ति दंड का क्या होगा, भागी, क्योंकि खूब आपका गली में दौड़ा दीजिए भैंस का, जैसे इलाहाबाद में दौड़ते हैं, आपका भैंस सुअर इत्यादि कि किस गली में नहीं है, और आपका रोड पर जाइए देखिए तो कभी इस ओर लड़ती हैं भैंस, कभी उस ओर, और 2-4 बाइक वाले रोज आपका क्या होते हैं, गिर ही जाते हैं। तो ये लोक न्यूसेंस है, और आपका व्यक्ति दंड का भागी होगा की धारा में 289। दंड की मात्रा फिर वही कहानी, 6 माह का कारावास या 1,000 रुपया जुर्माना या दोनों। तो इधर ज्यादा धाराओं में दंड की मात्रा आप एक नियम देख रहे हैं कि एक ही समान है, कितना कितना, 6 मंथ का कारावास या 1,000 या दोनों, ज्यादातर धाराओं में। 289। अब 290 आइए। 290 लोक न्यूसेंस के बारे में आपका अवशेषी धारा है,
या रिजुडियरी सेक्शन है, खूब क्वेश्चन बना है 290 से, इसमें कोई शक नहीं है। और आप थोड़ी देर और पढ़िए भाई, क्योंकि लाइट है नहीं, इन्वर्टर पर चल रहा है क्लास, और कब आपका बंद हो जाए इन्वर्टर, अंधकार हो जाए, वो तो पंखा बंद है तो कुछ देर चल गया, क्योंकि इन्वर्टर लाख संभालेगा, तो सिस्टम भी आपका पूरा चल रहा है अभी तक, रिकॉर्डिंग इत्यादि, तो बहुत दो दो बैटरी हैं, फिर भी बहुत समय तक, एक डेढ़ घंटा भले संभाल ले, लेकिन ज़्यादा देर तक ये भी, इसकी भी औकात नहीं है। तो आपका, इसलिए आपका जब तक चल जाए क्लास तब तक क्या किया जाए, चला जाए, यानी कि जब तक सांस तब तक आस, कहावत कही जाती है कि जब तक सांस तब तक आस, तो कम से कम खत्म तो हो जाए रोग न्यूसेंस, दो ही तो धारा बची हैं। अब आइए पहले रिजुडियरी सेक्शन देखा जाए कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में रिजुडियरी प्रावधान या अवशिष्ट धारा या अवशेषी प्रावधान किस धारा में है, इसको जनरल प्रावधान भी कहते हैं। तो आपका जवाब रहेगा 290। आपका दूसरा, आपका जैसे ही अवशिष्ट आए तो कम से कम दो तीन एंगल से भी पढ़ना है, और एंगल पहले देखिए दो तीन अवशेषी का। सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वह एविडेंस में पढ़ेंगे, फिर आपका दूसरा एंगल हम आईपीसी में आएंगे, लेकिन दो भाई, और दो ही कोरिलेट किया जाए, बहुत लंबा हो जाएगा कोरिलेशन, एपीओ का ही केवल हम कोरिलेट कर रहे हैं। एविडेंस आप पहले देखिए तब आईपीसी, पहले एविडेंस का देखिए तब आपका आईपीसी देखा जाए, और तब 290 देखा जाए, तब अन्य सेक्शनों को देखा जाए। यहाँ दो तीन सेक्शन आपका कवर करना है। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सुसंगतता के बारे में, रेलेवेंसी के बारे में अवशेषी प्रावधान करती है? तो 11 मार्क कराइएगा, कौन सी धारा, 11। सेक्शन 11 पर लगातार एक क्वेश्चन बनता है, प्ली ऑफ एलिबाई किस धारा में है, 11 में। कौन सी धारा लायस पैराडाइज या वकीलों का स्वर्ग कही जाती है, 11। किस धारा में 36 आंकड़ा होता है, 11। की धारा का सिद्धांत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, 11। की धारा में विसंगत तथ्य ही सुसंगत हो जाते हैं, 11। कौन सी धारा संभावनाओं पर आधारित है, 11। यानी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, कौन सी धारा का सिद्धांत है, 11। सुसंगतता के बारे में अवशेषी धारा कौन है, 11। तो बहुत महत्वपूर्ण धारा, वो तो आगे बताया जाएगा, लेकिन फिर देखिए, फिर एक बार भाई आपका 11 से एक क्वेश्चन बनता है, आपका इंटरव्यू में भी बना, और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायों पर बना, इस सुबह से शाम तक तो मैं बंसी बजाता रहता हूँ चैन की नहीं गायों के पीछे, और आपका, और मैं कहाँ से माखन खा लूंगा। अब ये क्वेश्चन बना था कि इसमें क्या क्या समाहित है, तो सबसे पहले अगर घर से माखन निकाले होंगे तो आप बताएंगे कि भाई इन पर आपका आईपीसी की धारा 380 का इल्जाम है, घर में किसका चोरी, माखन का, माखन चल संपत्ति है, माखन की चोरी का। फिर अभियुक्त अपना बचाव लेता है, डिफेंस लेता है सेक्शन 11 का, प्ली ऑफ एलिबाई का, यानी कि जिस स्थान पर जिस समय घटना हुई उस स्थान से उस समय मैं इतना दूर था कि मेरे द्वारा अपराध का किया जाना असंभव है, यानी कि मैं चैन की बंसी बजा रहा था, कहाँ, जंगल में,
और यहाँ कैसे मैं माखन चोरी कर लूंगा? यह एक स्पेसिफिक फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है। इस बात को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? अभियुक्त पर, माखन चोर पर। तो कौन सी धारा कहती है कि माखन चोर को ही यह साबित करना पड़ेगा? 103 1। अगर यही विशिष्टता ज्ञात लग जाए तब 106। विशिष्ट तथ्य अगर दे तो एविडेंस की धारा 103 और एक लाइन दे दे विशिष्टता ज्ञात तथ्य। तो जैसे ज्ञात शब्द जुड़ा, आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा चेंज होगी। रेस एप्साला ट्विटर वाली कौन सी? 106। यानी कि घटना अपनी कहानी क्या कहती है? स्वयं। जैसे टेस्ट सीरीज संचालित कराई जा रही है और 90 से अधिक लोग, अनुमान से अधिक लोग आ गए टेस्ट देने। ऑफलाइन 90 से अधिक लोग आ गए और ऑनलाइन में भी सैकड़ों लोग। हम भी अनुमान नहीं लगाए थे कि 90 लोग आ जाएंगे और 90 लोग आपका कल आकर लगभग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे और क्लास में जगह नहीं थी बैठने की, तो भाई दूर दूर बैठाया जाता है। तो बाहर भी दो तीन लोग क्या किए, कुर्सी उर्सी पर बैठ के, और दो चार लोग लड़कियां आई बाद में तो पेपर लेकर ही चली गई कि जगह नहीं है। हम कहे कि घर जाइए, घर पर क्या करिएगा? भाई आदमी बाहर बैठाना ठीक नहीं, लड़के तो बैठ जाएंगे। अब लड़कियों को अंदर जगह ही नहीं थी, कहाँ बैठाया जाए? ये भी एक समस्या है भाई। 90 लोग आए थे। तो उसी प्रकार घटना अपनी कहानी स्वयं करती कहती है। तो आपका रेस एप्सा लाक्विटर टिकट वाला उदाहरण, दो चार क्वेश्चन ऐसे ही रट्टा मारिए। टिकट वाला उदाहरण लाए 106 में। किस पर सबूत का आधार होगा? यात्री पर। भाई आपका क्यों यात्री पर? क्योंकि एक ऐसा तथ्य है, टिकट लिया था कि नहीं, विशिष्ट नहीं, विशिष्टता ज्ञात तथ्य, यानी कि केवल उसी को पता हो सकता है कि वह टिकट लिया था कि नहीं। तो आगे चलिए, आपका टू हम 290 बता रहे थे, एक हमने धारा जोड़ा 11। अभी मेन पॉइंट बताना है, वो तो फालतू बातें बताई गई। कि अगर 5 से 55 तक में कोई तथ्य सुसंगत नहीं है तो अधिवक्ता साहब उसे किस सेक्शन में सुसंगत बना सकते हैं? रेलेवेंट 11। बस ये दिखाना है कि हजूर जो रेलेवेंट फैक्ट हैं और ये फैक्ट हैं, इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों ध्रुव विरोधी हैं, अतः एक साथ को एक ज्येष्ठ नहीं रह सकते, सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। या तो ये सही होगा या वो सही होगा। जैसे कि मान लीजिए, आपका एक उदाहरण देखिए। ए पर आरोप है कि इसने बी की हत्या की, ए पर मुकदमा चल रहा है। तो ये दिखाता है कि हजूर भी तो क्या है, जिंदा। अब दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं भाई? ये हत्या भी किया हो और भी की और भी क्या हो? तो क्या बी जिंदा था? जिंदा है, ये एक विसंगत बात, फालतू बात है। फिर भी चूंकि मर गया है, इसके किस दोनों में कितना किसका आंकड़ा है? क्योंकि दोनों तथ्य एक साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। अतः ऐसी दशा में बी जिंदा है। ये धारा 11 के तहत क्या होगा? सुसंगत। दूसरा उदाहरण एक देखिए। ए बी का विवाह हुआ, विवाह के बाद ये सऊदीया चला गया 5 साल के लिए। तब तक 2 साल बाद उसकी पत्नी को बच्चा होता है। अब ये बात विसंगत है कि वह पिता नहीं है, लेकिन सुसंगत हो जाएगी कि हम सऊदी अरब में थे तो कहाँ से हमारा बच्चा? अतः ये बच्चा हमारा नहीं। तो 36 का आंकड़ा हो गया। यानी कि जैसे कि आपकी लिखावट है, ये कहा गया है कि भाई एक ही लिखावट है, एक कह दिया जाए, एक तो लिखने नहीं आता, वो तो अंगूठा टेक है तो कहाँ से लिख देगा? तो लिखावट नहीं है, तो दोनों में ये लिखना ही नहीं आता। और आप कह रहे हैं कि इन्हीं की लिखावट है, तो कैसा आंकड़ा हो गया दोनों तथ्यों में? 36 का। तो जैसे ही 36 का आंकड़ा हो, आप कौन सी धारा अप्लाई करेंगे? इसीलिए लास्ट पैराडाइज कही जाती है वकीलों का सर, कि अब वकील साहब के दिमाग में जितने फितूर हैं, जितना तेज वकील रहेगा उतना तेज आपका
सेक्शन 11 में तथ्यों को क्या बना देगा, आपका रेवलेंट बना सकता है, इसमें शक नहीं है। अब आईपीसी में आइए, पहले लोक न्यूसेंस ही निपटा दिया जाए, अन्यथा उपबंधित मामले। अब आइए, लोक न्यूसेंस की परिभाषा 268 में भिन्न भिन्न प्रकार के लोक न्यूसेंस अलग अलग धाराओं में दंडनीय है। और 269 से कहाँ तक बताया गया, 289 तक में। तो अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति का 268 में पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है, लेकिन 269 से लेकर 289 तक में कहीं दंडनीय नहीं है, लेकिन लोक न्यूसेंस है, लेकिन बीच की धाराओं में कहीं दंडनीय। तो किस धारा में ऐसा व्यक्ति दंड पाएगा, आपका 290। तो 290 को कैसी धारा हो गई लोक न्यूसेंस की, जब सेक्शन में सेट होगा तब लागू होगी कि नहीं सेट होगा तब, जब नहीं सेट होगा तब। उसी प्रकार एविडेंस में किसी सेक्शन में ना लागू हो तो कौन सा सेक्शन, 11। तो लोक न्यूसेंस के बारे में अवशेषी धारा कौन हो गई, 290। कितना दंड है, मात्र और मात्र फाइन या अर्थदंड, कितना, 200 रुपया जुर्माना। भाई कोई समस्या हो तो बताइए, कोरिलेट भी किया गया, अभी आईपीसी में और कोरिलेट किया जाएगा। अब आईपीसी में जो पूछा जाता है रिजुडियरी सेक्शन, वह आपका पूछा जाता है 511। 511 क्रिमिनल अटेम्प्ट को अर्थात आपराधिक प्रयत्न को दंडनीय बनाती है। दंड की मात्रा आपका आधा कर देती है, लेकिन ये धारा एक रिजुडियरी प्रावधान है, अर्थात अगर अलग से किसी सेक्शन में प्रयत्न को दंडनीय न बनाया गया हो तब 511 अप्लाई हो। अब जो पूछा जाता है कि लूट और लूट का प्रयत्न, तो लूट के लिए अलग धारा, लूट का प्रयत्न आपका डकैती है ना कि लूट, ये का झारखंड में पूछा गया था। देखिए तो 395 का दंड किसमें है, 397 का। नहीं ठीक है, डकैती है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान समझिए। डकैती एक ऐसा अपराध है, यही झारखंड में पूछा गया था, बहुत कठिन क्वेश्चन। जो डकैती करना और डकैती का प्रयत्न करना एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय है। तो क्वेश्चन ये बना था कि डकैती करना और डकैती का प्रयत्न करना अलग अलग धारा में दंडनीय है, एक ही धारा में दंडनीय है, एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय है। यही ऑप्शन सही होगा। और किस धारा में है, 395। भाई अलग से प्रयत्न दंडनीय नहीं है, तो क्या डकैती का कोई प्रयत्न करता है तो 511 अप्लाई होगी, नहीं, क्योंकि